जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इमरान खान साहब की जेल के अंदर मुलाकातों पर पाबंदी लग चुकी है। अब मेरा ख्याल है 2 हफ्ते कोई शख्स इनसे मुलाकात नहीं कर सकेगा। पंजाब हुकूमत का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है और क्या वाकई ही इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने वफाक से 1510 अरब रुपये वसूल करने का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने कहा 1 महीना है, वफाक हमें 1510 अरब रुपये हमें दे, हम साडा हक एथे रख। ये जो 1510 अरब रुपये है, ये कैसे वसूल करना चाहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, ये भी एक सवाल है जो हम आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब ने तनख्वाहें ना लेने का ऐलान कर दिया है। अब इन तनख्वाहों के ना लेने से सरकारी खजाने को क्या फ़ायदा होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी दिलचस्प किस्म की रवायत है कि जो खरबपति होते हैं, जो अरबपति होते हैं, जब वो मिनिस्टर बनते हैं या वो गवर्नर बनते हैं या वो सदर बनते हैं या वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो अचानक वो ऐलान कर देते हैं कि लें जी, हमने तनख्वाह ना लेने का फ़ैसला कर लिया है और ये कौम के ऊपर हमारा बहुत बड़ा एहसान है। और इस बार ये एहसान आसिफ अली जरदारी साहब भी कर रहे हैं और साथ उनके मोहसिन नकवी साहब भी कर रहे हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं पूरी डिटेल के साथ किसी व्लॉग में बताऊंगा कि इनकी सक्सेस की वजह क्या है, कि किस तरह ये आम कॉरिडोर से निकलते हुए ये आए और इक़्तिदार की मजबूरी बनते चले गए। ये मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और इनके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसका भी पूरी तफसील के साथ किसी व्लॉग के अंदर पूरा तबसरा होगा। लेकिन ये जो उनका आज का ऐलान है कि मैं तनख्वाह नहीं ले रहा, और उससे पहले ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने तनख्वाह नहीं ली थी, और फिर साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स हैं। अगर असासों के तखमीने का अंदाज़ा लगाया जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब उन 5 पाकिस्तानियों में शामिल होंगे जो सबसे ज़्यादा दौलत के मालिक हैं। लेकिन उन्होंने भी ऐवान सदर आते ही ऐलान कर दिया कि जनाब मैं तनख्वाह नहीं ले रहा। अब सवाल ये है कि अगर आप आसिफ अली जरदारी साहब के असासों का अंदाज़ा लगाइए और उसके साथ साथ आप मोहसिन नकवी साहब के सासों का अंदाज़ा लगाइए और उसके बाद जो तनख्वाह है जो हुकूमत पाकिस्तान ने इनको देनी है उसको देखें, तो आपको एक बहुत बड़े को हमालिया के सामने आपको चावल का एक दाना नज़र आएगा। तो ये जो चावल का दाना सेक्रीफाइस करके आसिफ अली जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब पूरी कौम के ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि वो तनख्वाह भी ले लें। जब इतने ज़्यादा अखराजात हो ही रहे हैं, स्टेट का इतना नुकसान हो रहा है, तो चलें चंद लाख रुपया और से ही ज़्यादा से ज़्यादा आसिफ अली जरदारी साहब की तनख्वाह कितनी होगी, 10 लाख होगी या 12 लाख रुपये होगी, इससे ज़्यादा तनख्वाह तो उनकी नहीं है। तो फिर उसे सेक्रीफाइस करने की क्या ज़रूरत है? तो कौम को मेरा नहीं ख्याल कि इस एहसान की ज़रूरत है, बल्कि बेहतर है कि आसिफ अली जरदारी साहब की मिन्नत की जाए और उनसे कहा जाए कि जनाब ये 10 लाख रुपये या 12 लाख रुपये या 15 लाख रुपये भी आप वसूल करें, ताकि कौम के जो गर्दन के ऊपर एहसान है उससे कौम सुबकदोश हो सके। ये जो एक रवायत सी बन गई है कि आप अचानक कौम के ऊपर एहसान कर देते हैं, मेरा ख्याल है इसे भी ख़त्म होना चाहिए। अगर ये लोग वाकई कौम के साथ कोई दर्द रखते हैं या कौम का कोई एहसास रखते हैं, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इन्हें तनख्वाहें सेक्रीफाइस करने के बजाय उन तमाम मराद को सेक्रीफाइस करना चाहिए जो इन ओहदों के साथ रिलेटेड है। जैसे कि ऐवान सदर के अंदर जो गाड़ियाँ हैं, ऐवान सदर के जो अखराजात हैं, ऐवान सदर का जो प्रोटोकॉल है, ऐवान सदर जो जहाज़ इस्तेमाल करता है, उन सब का अगर तखमीना लगाया जाए तो वो पैसे खरबों में चले जाते हैं या अरबों में चले जाते हैं। और उसके मुकाबले में 10 लाख 15 लाख तनख्वाह जो है वो एक छोटा सा चावल है, और वो सेक्रीफाइस हो या ना हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी दिन सदर आरफ अलवी साहब के उन तमाम अखराजात का तखमीना लगाइएगा जब वो सदर की हैसियत से उन्होंने अखराजात किए। मसलन वो मसलसल कराची जाते रहे और बाज़ औक़ात हफ़्ते में 3-3 बार उन्हें कराची जाना पड़ता था, और वो हवाई जहाज़ इस्तेमाल करते थे। और वहाँ पे जो उनका घर था उसे उसे प्रेसिडेंट हाउस डिक्लेयर किया जाता था, और वहाँ पे बाकायदा पूरी जो उनका सिक्योरिटी का अमला था वो जाता था। बल्कि ऐसा भी होता था कि एक जहाज़ पहले उनके स्टाफ का जाता था, वो वहाँ पे जाके सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता था, फिर उनको होटलों में ठहराया जाता था, फिर उनके लिए बाकायदा TADA का बंदोबस्त किया जाता था, और उसके बाद दूसरे जहाज़ में फिर सदर साहब वहाँ पे पहुँचते थे कराची, और कराची उनका ज़ाहिर घर था और उन्होंने महीने में कुछ 6-7 मरतबा वहाँ जाना होता था। अब अगर आरफ अलवी साहब तनख्वाह ना भी लेते तो जो खरबों रुपए वो खर्च कर गए हैं सिर्फ अपने प्रोटोकॉल में और कराची की आमदोरफ्त में, वो कहाँ रखे जाएंगे? सेम इसी तरह जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, एक उनका घर कराची के अंदर है, एक घर उनका ज़ाहिर है
सिंध के अंदर है और वहाँ पे भी वो जाएंगे। फिर इस्लामाबाद के अंदर उनका घर है, फिर लाहौर के अंदर उनका घर है। तो 8 तो उनके घर हैं। ये 8 के 8 जो घर हैं ये ऐवान सदर डिक्लेयर होंगे। और जब भी आसफ अली जरदारी साहब को लाहौर जाना पड़ेगा तो उससे पहले उनका जो 40-50 लोगों का स्टाफ है, जो सिक्योरिटी है, वो सारी की सारी लाहौर जाएगी, कराची जाएगी और वो भी ज़ाहिर है खसूसी जहाज़ पे पहले पहुँचेंगे और उसके बाद फिर सदर आसफ अली जरदारी साहब वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएंगे। और इस दौरान आसफा भुट्टो की ओके फर्स्ट लेडी डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो वो भी जब जाया करेंगे तो उनके साथ भी जो ये पूरा लाव लश्कर है वो जाएगा। अब अगर इन सब के अखराजात आप एक साइड पर रखें और उसके बाद आसफ अली जरदारी साहब की तनख्वाहों का तखमीना लगाएं तो वाकई उनके सामने एक छोटा सा चूज़ा नज़र आएगा, थोड़ा सा छोटा सा बच्चा नज़र आएगा। अगर आसफ अली जरदारी साहब ने वाकई कोई चीज़ सेक्रीफाइस करनी है तो इस प्रोटोकॉल को सेक्रीफाइस करें। वो कहें कि मैं ना तो कोई सदारती प्रोटोकॉल लूँगा, ना मैं जहाज़ इस्तेमाल करूँगा, ना मेरा सरकारी स्टाफ है किसी और जगह जाएगा, ना ऐवान सदर के अलावा किसी ऐवान को सदारती पैलेस डिक्लेयर किया जाएगा। अगर वो ये कर देते हैं तो फिर वाकई उनकी कौम के ऊपर मेहरबानी होगी। सेम इसी तरह मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके साथ 13 गाड़ियाँ जाएंगी और उन 13 गाड़ियों का जो काफिला है ज़ाहिर है उसके ऊपर अखराजात लगते हैं। सिर्फ उनका जो पेट्रोल है वही महाना जो है करोड़ों रुपए में जाएगा। तो अगर उन्होंने मेहरबानी करनी है तो 3-4-5 लाख रुपए की तनख्वाह सेक्रीफाइस ना करे, वो ये डिक्लेयर कर दें कि मेरे साथ एक मेरी गाड़ी होगी और दूसरी सरकारी गाड़ी होगी, बस 2 गाड़ियों के अलावा मैं कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूँगा। फिर इसी तरह जो उनकी रिहाइश का है उस रिहाइश का भी वो कहें कि जी मैं इसका बाकायदा किराया दूंगा और फिर उसका किराया अदा करें। और इसके अलावा जो वो कहेंगे मैं जो भी पार्टी करूंगा, जो फंक्शन करूंगा, जो मीटिंग करूंगा, उसके तमाम तर अखराजात मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। अगर ये हो जाता है तो फिर तो वाकई कौम के साथ इनकी मेहरबानी है। लेकिन वहाँ से अगर अखराजात जारी रहते हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी टूटियाँ खुली रहती हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें और सारे वसाइल ज़ाया होते रहते हैं, तो एक साइड से कुछ 4-5-6 लाख 10 लाख रुपए तनख्वाह ना लेना, इसका फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपने मेहरबानी करनी है तो फिर आप ये कहें कि मैं सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगा, ना अपनी ज़ात पे, ना अपनी फैमिली पे, ना अपने घरों पे। फिर आपका वाकई कमाल है, फिर आपको सलाम पेश करना चाहिए। वरना ये तनख्वाह भी आप वसूल कर लें ताकि कौम की गर्दन के ऊपर जो एहसान कर रहे हैं कम से कम वो तो ख़त्म हो। अब हम आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। कल वजारत दाखिला पंजाब की तरफ से एक लेटर जारी हुआ। उस लेटर में ये डिक्लेयर किया गया कि अडियाला जेल के अंदर हमले का ख़तरा है, लिहाजा तमाम कैदी जिनमें परवेज़ इलाही साहब भी शामिल हैं, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, उन सब की साथ मुलाकातों पे पाबंदी लग गई। अब ये जो पाबंदी लगी है, क्या वाकई ही अडियाला जेल में कोई ख़तरा है? मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का ख़तरा है। ये जो पाबंदी है इसकी मैं आगे चल के वजह बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आज क्योंकि मंगल था और आज के दिन हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब से उनके वकला ने मुलाकात करनी थी। 2 दिन तय किए गए थे कि जब उनके वकला और उनकी फैमिली उनसे मुलाकात कर सकती है, एक मंगल का दिन और दूसरा जुमेरात का दिन। जब आज उनके वकला और उनकी सियासी जमात के रहनुमा जेल पहुँचे तो पता ये चला कि जेल में इमरान खान साहब के किसी मुलाकात पर पाबंदी लग चुकी है और जो मीडिया पर्सनस हैं उन सबको भी वहाँ से हटा दिया गया था। जहाँ DSNGs खड़ी होती थी उसको कार्डन ऑफ कर दिया गया, वहाँ पे तंबू लगा दिया गया, साथ सबसे कहा गया कि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। लिहाजा सारी जो गाड़ियाँ मीडिया की थी उन्हें 2 किलोमीटर पीछे हटा दिया गया और ये एक बड़ा सरप्राइज़ किस्म का एलिमेंट था जिस पे सब लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का लेटर आ गया और उस लेटर में ये डिक्लेयर किया गया कि जेल की प्रीमिसेस में ना तो कोई मीडिया पर्सन आएगा, ना ही कोई लवाहकीन जो लोग अपने कैदियों से मिलने आना चाहते हैं, ना ही उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। और साथ ज़ाहिर है इमरान खान साहब इस पाबंदी का शिकार हो गए। अब सवाल ये कि क्या वाकई ही जेल के ऊपर हमले का ख़तरा है? मेरा नहीं ख्याल कि जेल के ऊपर किसी किस्म के हमले का ख़तरा है, और अगर हमले का ख़तरा हो भी तो जो मुलाकाती हैं उनसे क्या ख़तरा हो सकता है? क्या मुलाकाती जो है वो टैंकों में बैठ के आएंगे और वो जेल की दीवारें गिरा देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल इशू ये है कि इमरान खान साहब से जब भी उनके जमात के लोग मिलते थे वो बाहर निकल के कोई ना कोई ऐसा मैसेज ड्रॉप करते थे कि जिससे पाकिस्तान के अंदर एक कन्फ्यूजन और क्यास पैदा हो जाता था। जिस तरह के ये जो एतवार का एहतजाज था इसे इमरान खान साहब के कहने पे लॉन्च किया गया था, और ये जो गवर्नमेंट्स के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके बारे में इमरान खान साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्हें कैरी किया जाता है और उसके बाद फिर जाके पूरे अवाम को कन्वे किया जाता है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर से ये पैगाम दे रहे हैं। और वो पैगाम जब सर्कुलेट होता है तो उससे फिर पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन और क्यास पैदा होता है। दूसरा,
वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना रहे हैं जेल के अंदर बैठ के, जो ज़ाहिर है हुकूमत को अफेक्ट कर रही है, रियासत को अफेक्ट कर रही है। तो इसलिए 15 दिन की पाबंदी लगाई गई है कि इमरान खान साहब का कोई बयान या इमरान खान साहब की कोई गुफ्तगू या इमरान खान साहब की कोई इंस्ट्रक्शन जेल से बाहर ना आ सके। अगर वो बाहर नहीं आएगी तो फिर ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनका रब्ता नहीं होगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता नहीं होगा तो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के हंगामे की या एहतजाज की लहर नहीं आ सकेगी। इस तरह जो वो लोगों का फैसला कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर किसने होना है, किसने कहाँ पे क्या करना है, और जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है उसके अंदर किस किस मिनिस्टर को इंक्लूड करना है, किस मिनिस्टर को निकालना है, और अली अमीन गंडापुर साहब को वफाक को किस तरह डंडा दिखाना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे ज़ाहिर है फिर पार्टी महरूम रहेगी। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो 15 दिन की पाबंदी है वो इसलिए है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब को डायरेक्शन न दे सकें, वो अपनी पार्टी को डायरेक्शन ना दे सकें, वो पाकिस्तान के अंदर कोई एहतजाज लॉन्च ना कर सकें। तो उसकी बैकग्राउंड ये है कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है या उनके जो ख्यालात हैं या जो उनकी स्ट्रेटजी है उसे जेल तक महदूद कर दिया गया है। तो ये उसकी बैकग्राउंड थे। अब हम आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के ऐलान की तरफ। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वफाक ने 1510 अरब रुपये देने, 1510 अरब रुपये जो है वो वफाक ने अदा करने हैं। और उनका कहना है कि बिजली के मद में 6 अरब रुपये अदा करने हैं, 262 अरब रुपये वफाक ने NFC अवार्ड के अदा करने और 500 अरब रुपये वफाक ने अदा करने हैं जो फाटा का मर्जर हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसके भी। और इसके अलावा भी उन्होंने बड़ा एक लंबा चौड़ा खाता खोल रखा है और उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि 1510 अरब रुपये वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के देने हैं। और अगर हमें ये 1510 अरब रुपये मिल जाएँ तो खैबर पख्तूनख्वा एक तो अपने सारे कर्जे अदा कर सकेगा और इसके साथ साथ वो खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को घर में बिठा के माहाना अखराजात उसको अदा कर सकेगा, लिहाजा फिर ख़जाने में मज़ीद पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को ये हुक्म जारी किया है कि आपने फौरी तौर पे 1 महीने के अंदर अंदर को प्लान बनाना है जिसके ज़रिए हम वफाक से ये पैसे वसूल कर सकें। और उनका ये दावा है कि जो साडा हक़ है उसे यहाँ रखना पड़ेगा, उसे वफाक को देना पड़ेगा। और उसके लिए बाकायदा वो एक डंडा तैयार कर रहे हैं जिससे वो वफाक को दिखा के ये पैसा वसूल कर सकें। और उसके लिए कई उन्होंने प्लानिंग की है। एक प्लानिंग तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए बिजली और गैस को सस्ता कर दिया जाए और वो जो सब्सिडी है उसे हमारे इन पैसों के साथ एडजस्ट कर लिया जाए। दूसरा उनका ये कहना है कि हम वफाक से पहले एक सॉफ्ट किस्म की रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब हमारे पैसे हमें अदा कर दें और उसमें हम उन्हें डेडलाइन देंगे और उस दौरान अगर हमारे पैसे हमें दे दिए जाते हैं तो ठीक है, और अगर हमें हमारे पैसे अदा नहीं किए जाते तो फिर पहले स्टेप में हम पंजाब की बिजली बंद कर देंगे या वफाक को बिजली देना बंद कर देंगे। जो हमारे डैम्स हैं, जो हमारे रिसोर्स हैं बिजली पैदा करने के, उन सब के स्विचेस ऑफ करना शुरू कर देंगे। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। 1 महीना प्लानिंग का है और उसके बाद अब वो ऐलान करना शुरू कर देंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बैठते ही, चीफ मिनिस्टर बनते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहला रंग उनका चीफ सेक्रेटरी के लिए था। उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि ये जो चीफ सेक्रेटरी है मैं उनको वापस भिजवा रहा हूँ और जो नए चीफ सेक्रेटरी हैं वो मेरी जो इंफॉर्मेशन है या मेरी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक उसका तयन होगा। लेकिन बाद में ज़ाहिर उन्हें बताया गया कि ये वफाक के मुलाजिम होते हैं और वफाक से ही लेने पड़ते हैं। तो अब उन्होंने ख़त तो लिख दिया है, लेकिन उसके साथ ही उनका ये इसरार है कि जो शाह साहब हैं हमारे, शहाब अली शाह साहब, वो फौरी तौर पर हमें पहुँचाए जाएँ और वो हमें दे दिए जाएँ। जो ज़ाहिर वफाक है उन्हें देने के लिए, उन्हें सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उस तरफ से वो ज़ोर लगा रहे हैं। साथ ही चीफ सेक्रेटरी साहब को उन्होंने हुक्म दे दिया है कि आपने काम बंद कर देना है और उनकी जगह जो उनके असिस्टेंट्स हैं उनके ज़रिए वो काम ले रहे हैं। तो चीफ सेक्रेटरी अमली तौर पे वहाँ पे उज़्व मुअत्तल बन चुके हैं, उनसे वो कोई किसी किस्म का काम नहीं लेना चाहते और उनके जो अख्तियारात हैं उन्होंने अपने डिप्टी सेक्रेटरीज़ और एडिशनल सेक्रेटरीज़ और जॉइंट सेक्रेटरीज़ के हवाले कर दिए हैं और वो अब वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा को चला रहे हैं। पहला बम उन्होंने ये चलाया था, दूसरा बम उन्होंने 1510 अरब रुपये का खाता खोल के उन्हें चलाना शुरू कर दिया। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ठीक ठाक किस्म का टफ टाइम वफाक को देंगे। और दूसरी तरफ वफाक ने भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से कैसे निपटना है। तो आने वाले दिन में मेरा ख्याल है पेशावर एक बहुत बड़ा बैटल फील्ड बनने वाला है, जहाँ पर वफाक भी बहुत कुछ करेगा और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब भी बहुत कुछ करेंगे।